बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चैंपियन के साथ मैं हूं असगर हसीन। नाज़रीन, 14 बरस के बाद 2 टेस्ट और 3 T20 के मैचेस खेलने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी ख़बर है शायकीन क्रिकेट के लिए, दुनियाई क्रिकेट के लिए, कि पाकिस्तान में अब वो ममालिक जो नहीं आ रहे थे अमन व अमान के इश्यूज़ की वजह से, उन्होंने अब यहाँ पर कदम रखना शुरू कर दिया है। यूँ पाकिस्तान स्पोर्ट्स पे जो इंटरनेशनली से बादल छाए हुए थे, वो अब आहिस्ते आहिस्ते तकरीबन छट चुके हैं। ये बड़ी कामयाबी है ना सिर्फ पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, बल्कि हमारे फोर्सेस की भी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये सब मुमकिन हो पाया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट के लिए इब्तदाई तौर पर 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है। कुछ इन हुए, कुछ आउट हुए। पहले आपको ये सुनाते हैं कि चीफ सेलेक्टर ने जिस स्क्वाड का ऐलान किया है, तो पहले हम आपको ये सुनाते हैं कि कौन से प्लेयर इन हुआ और कौन सा आउट हुआ। सबसे पहले मैं फिर अनाउंस करता हूँ जो हमारा 20 रुकनी स्क्वाड है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए। तो उसमें स्टार्ट करूँगा बाबर आजम कैप्टन, मोहम्मद रिजवान वाइस कैप्टन, आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, फवाद आलम, सरफराज अहमद, फ़हीम अशरफ, यासिर शाह, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, आगा सलमान, सऊद शकील, कामरान गुलाम, मोहम्मद नवाज़, नोमान अली, साजिद खान, हसन अली, हारिस रऊफ़ एंड ताबिश खान। तो ये हमारा 20 रुकनी स्क्वाड है जो कि बबल का हिस्सा होगा। टेस्ट मैच जैसे नज़दीक आएगा तो इसमें से 16 प्लेयर्स अनाउंस किए जाएंगे जो कि ड्रेसिंग रूम का हिस्सा होंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने जो टीम का ऐलान किया है, तो हमने इसमें देखा है कि चीफ सेलेक्टर की तब्दीली के बाद सिलेक्शन कमेटी की जो पॉलिसी है उसमें भी कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। क्योंकि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को इज्जत दी गई है, उन्हें टीम में शामिल किया गया है, और न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली टीम में वो प्लेयर जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए उन्हें ड्रॉप कर दिया गया है। क्या टीम बैलेंस है? क्या साउथ अफ्रीका का मुकाबला कर पाएंगे? 14 साल कबल जब साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो वो सीरीज़ जीत कर गए थे। क्या इस बार हम तारीख बदलने में कामयाब होंगे? क्या चीफ सेलेक्टर की पॉलिसी दुरुस्त है? इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है एंकर पर्सन मोहम्मद आसिफ खान और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी। आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आसिफ, जो 14 साल के बाद अब साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ चुकी है, तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान को, कहाँ देखते हैं कि क्या पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीत पाएगा? देखिए, दुनिया की सबसे अव्वल की टीम है पाकिस्तान। 2 हवालों से बहुत अच्छी बात है। एक तो बहुत अच्छी क्रिकेट आप देखेंगे पाकिस्तान में बड़े अरसे के बाद, और दूसरा ये कि एक सबसे अव्वल की टीम टेस्ट मैच खेलने पाकिस्तान आएगी। गो के इससे पहले श्रीलंका की टीम भी हमने देखी यहाँ पर आई थी, उसके अलावा बांग्लादेश की टीम भी यहाँ आकर गई। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम का 12-14 साल के बाद यहाँ आना ये एक बहुत खुशाइन बात है और हम सब इसका इंतज़ार कर रहे हैं। शाहिद हाशमी को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शाहिद भाई, क्या टीम का ऐलान बैलेंस है या हम साउथ अफ्रीका को आसान ले रहे हैं? क्या समझते हैं? नहीं, इजी तो नहीं ले रहे, आसान नहीं होगी वो सीरीज़। उनकी बैटिंग बड़ी तगड़ी है। अगर आप देखें, डीन एल्गर ऐसी विकेटों पे रन बनाते हैं, उनके साथ एडन माकराम हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वांडर डसन हैं, फाफ डुप्लेसी हैं, खुद क्विंटन डीकॉक बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अभी उनके पास एक मुल्डर करके ऑलराउंडर आया जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, और फिर उनकी बॉलिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर उनके आप फास्ट बॉलर्स देखें, एंड्रिक नोर्किया, कगिसो रबाडा और लुंगी नगीडी, ये 3 टॉप क्लास के बॉलर हैं। और मुल्डर जब से आए हैं वो ऑलराउंडर हैं और फिर स्पिन डिपार्टमेंट में महाराज हैं। तो उनकी टीम हल्की नहीं है। पाकिस्तान को बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी अगर उनको हराना है। जी आसिफ, टीम का ऐलान हो गया है, 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान क्या है? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे इस 20 रुकनी सिलेक्शन के हवाले से? देखिए, एक सरप्राइजिंग टीम है जो, क्योंकि ज़्यादा सवालात का मौका नहीं दिया पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने। जो टीम अनाउंस की है उसमें डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स की शक्ल में बहुत सारी शक्लें आपके सामने हैं। नोमान अली, जिन्होंने पिछले सीज़न में सबसे ज़्यादा आउट किए थे, साजिद खान जो कि इस सीज़न के
टॉप परफॉर्मर रहे, वो भी इसमें मौजूद आपको नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा आगा सलमान एक बैट्समैन, बहुत उम्दा उनकी परफॉर्मेंस रही, वो भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा सऊद शकील जो कि काफ़ी अरसे से जिनका नाम लिया जा रहा था, वो भी इसका हिस्सा आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ नई शक्लें हैं। इमरान बट की सूरत में एक मरतबा फिर वो स्क्वाड का हिस्सा है, इससे पहले वो शाहीन का हिस्सा बने थे न्यूजीलैंड पे। तो ये सारी सूरत हाल है। और दूसरी जो अहम चीज़ जो सिलेक्शन कमेटी की जानिब से देखने में आई है वो ये है कि जिस खिलाड़ी को शामिल किया है और जिस खिलाड़ी को शामिल नहीं किया, दोनों को डेटा और एनालिसिस और उनके नंबर्स को सामने रखते हुए उन्होंने बयान किया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, एक नाम मैं भूल गया, ताबिश खान का सबसे ऊपर नाम होना चाहिए, इतने अरसे से वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि नए शक्लों को मौका दिया है, ऐसे प्लेयर्स को मौका दिया है 20 रुकनी स्क्वाड में कम से कम, जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है गुज़िश्ता कई सीज़न से। तो ये एक खुशाइन बात है, जिसके बाद ये तवक्को है कि आप जब 16 रुकनी टीम देखेंगे या जब आप 11 रुकनी टीम देखेंगे पाकिस्तान में, जो टेस्ट मैच होगा उसमें भी नई शक्लें आएंगी। तो एक ताज़ा हवा का झोंका मैं कहूँगा इस अनाउंसमेंट को जो सिलेक्शन कमेटी ने की है। शायद भाई, क्या आपको लगता है कि मिसबाहुल हक के बाद मोहम्मद वसीम ने, जिनका इंटरनेशनल तजर्बा इतना नहीं है जितना मिसबा का था, जब अब चूँकि इनकी ये पहला असाइनमेंट है, डेब्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप भी उसमें मौजूद थे, कुछ लग रहा है कि चीफ सेलेक्टर की तब्दीली के बाद जो है सिलेक्शन की पॉलिसी में भी कोई तब्दीली देख रहे हैं? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ तब्दीली महसूस की आपने? बड़ा मेजर चेंज लग रहा है। बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे पैनिक लाइक सिचुएशन है। जो दूसरा टेस्ट पाकिस्तान इनिंग्स और 176 रन से हारा था क्राइस्ट चर्च में, उसके 5 प्लेयर आपने ड्रॉप कर दिए, 6 बरकरार रखे, 5 आपने ड्रॉप कर दिए। तो पैनिक लाइक सिचुएशन लग रही है, पैनिक बटन जैसे दबा दिया। डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को पहली दफ़ा बड़ी मेजर कंसिडरेशन दी गई है, अच्छी चीज़ है। लेकिन डोमेस्टिक में एक सीज़न में परफॉर्मेंस के ऊपर चांस देना मेरे हिसाब से ज़रा गलत है, इसलिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा गल्फ है, बड़ी खलीज है। जब डोमेस्टिक क्रिकेट के लड़के आते हैं तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सीखने की कोशिश करते हैं, सीखना शुरू कर देते हैं। तो वो एक बड़ी अजीब सी बात है। अब अब्दुल्ला शफीक, हारिस रऊफ, ये नॉन है कि ये T20 के प्लेयर हैं, गुड लक टू देम कि वो टेस्ट में आएँ। लेकिन ऐसे प्लेयर्स को आप पहले वनडे खिलाएं, T20 के बाद वनडे खिलाएं, ग्रेजुएट करें और फिर वनडे के बाद टेस्ट मैचों में लेके आए 4 रोज़ा या 5 रोज़ा क्रिकेट खिलाकर। अब हारिस रऊफ नॉन है कि वो T20 सिर्फ खेलते हैं, उन्होंने वनडे भी नहीं खेला, तो आप उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। ये कहना कि वो 150 155 की स्पीड से बॉल कराता है, लेकिन वो कितनी देर कराएगा? 3 ओवर, 4 ओवर से ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो ये एक चीज़ है। अब पाकिस्तान का पेस अटैक शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और फ़हीम पर मुश्तमिल होगा, जो इतनी उसमें बाइट नज़र नहीं आती जितनी कि होनी चाहिए। अगर आप स्पिनर से खेलेंगे तो साउथ अफ्रीका के पास उससे ज़्यादा स्पिन का जवाब है। कीशफ महाराज उनके बहुत अच्छे बॉलर हैं, उनको खेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो भी 2 स्पिनर से खेले तो फिर वो तबरेज़ शमसी को खिलाएंगे, उनको भी खेलना ज़रा मुश्किल होता है। तो थोड़ी सी मिक्स फीलिंग है। और एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है मिसबाहुल हक को और वक़ार यूनुस को कि देखो ये हमारी टीम है, तुम इस तरह नहीं सेलेक्ट कर रहे थे, हमने सेलेक्ट किए, तुम्हारे लड़के नहीं लिए, हमने बिल्कुल अलग ही से लिए। और ताबिश खान उसकी एक बड़ी मिसाल है कि काफ़ी अरसे से वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहे थे, तो बिल आखिर उनको डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे फल दिया है। गुड लक टू हिम। ठीक है शायद भाई, आसिफ से एक सवाल कर लूँ फिर आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आसिफ, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐसा महसूस नहीं हुआ इमामुल हक को ड्रॉप करने के बाद? जब उनका डेब्यू हुआ था इमामुल हक का, तो बड़ी तनकीद इन पे हुई थी और कहा गया था कि रिश्तेदारी की वजह से जो है वो भतीजे हैं तो इसलिए टीम में है। लेकिन आज मुझे तो बड़ा शौक लगा जब चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने ये कहा कि इमामुल हक रेड बॉल के लायक नहीं हैं, और या ये कि वो उस मेरिट पे नहीं आते कि वो रेड बॉल के लिए उनको सिलेक्ट किया जाए। क्या वाज़ेह पैगाम है इसमें कोई मिसबा के लिए, साबिक चीफ सेलेक्टर के लिए? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। इमामुल हक इससे पहले भी वनडे टीम के अंदर पाकिस्तान की वो होते थे, इससे पहले टेस्ट मैचेस में भी उनको इतना ज़्यादा खातिर खा मौका नहीं दिया गया, कि बिल्कुल सही है। और हमने देखा भी है इस गुज़िश्ता सीज़न में कि इमामुल हक हों या और खिलाड़ी हों, उन्होंने फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए कोई इतना ज़्यादा वक्त निकाला भी नहीं। मैं बलूचिस्तान की टीम से खेल रहे थे इमामुल हक, और जब पाकिस्तान आई हुई थी टीम और यहाँ पर उन्होंने मैचेस खेले भी थे, और उसके बाद वो खेलने अपनी टीम से आए भी नहीं थे, हमारे पास इत्तलात ये हैं। और दूसरा, उनकी इंजरी का भी मसला था जो न्यूजीलैंड
सीरीज़ पे जाके हुआ, तो शायद वो भी एक मसला रहा हो कि उनको इंजरी मसाइल का सामना है, ये वजह हो सकती है। लेकिन इमामुल हक के हवाले से बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि एक वाज़ेह मैसेज है इस चीफ सेलेक्टर का कि वो उनके टेस्ट मैच के प्लान का हिस्सा नहीं है। इसी पे शाहिद भाई से ही बात करते हैं। शाहिद भाई, क्या वाकई कोई मैसेज है इमामुल हक का ड्रॉप करना? क्या इमामुल हक की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनको टेस्ट खिलाया जा सके? बड़ा मतलब अजीब ही, मतलब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं तो समझता हूँ कि ये एक वाज़ेह चीज़ सामने आ गई है कि जो बातें होती थी सिलेक्शन के हवाले से, तो वो जो है अब खुलकर सामने आ रही हैं कि मिसबाह क्या वन मैन शो थे, क्या है कि ये मामला? नहीं, ऐसे फ्रेंचाइज का प्रेशर होना नहीं चाहिए, अगर है तो बहुत बुरी बात है। ये कह देना मोहम्मद वसीम का कि इमामुल हक रेड बॉल का प्लेयर नहीं है, शॉकिंग टू मी, इसलिए कि इमामुल हक ने जिस तरह आयरलैंड में पाकिस्तान को टेस्ट मैच जितवाया था, बड़े बड़े बैट्समैनों की टांगें काँप रही थी। 160 का टारगेट था और उसमें उसने 74 नॉट आउट बनाया था और वो साउथ अफ्रीका में भी जाके अच्छा खेला। एक सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की वो नाकाम हुआ था जिसके बाद से वो रेड बॉल टीम का हिस्सा नहीं है। बड़ा दावा है एक तरह से मोहम्मद वसीम का कि इमामुल हक रेड बॉल के प्लेयर नहीं है। बिल्कुल इमामुल हक की परफॉर्मेंस तो रही है, शुरू में तो तनकीद थी उन पर, लेकिन शाहिद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आसिफ, आपसे जानेंगे ये जो हारिस सोहेल है, जिनको कोई ख़ास तो उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेली, इन्होंने भी जो हालिया दिनों में जब से इनका कमबैक हुआ था, जब ये घुटने के फ्रैक्चर के बाद वापस आने के बाद इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, और जब से हम ये देख रहे हैं कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ही इन आउट होते रहे, डोमेस्टिक में तो इतना ये नज़र नहीं आए। क्या हारिस सोहेल की कोई पर्ची सिस्टम पे खेल रहे थे जो अब इन्हें ड्रॉप कर दिया गया और जो है वाज़ेह तौर पे ये मैसेज हो गया है कि जी हारिस सोहेल जो है वो अब टीम का हिस्सा नहीं है? किस नुक्ता निगाह से देखते हैं हारिस सोहेल को? क्या परफॉर्मेंस बेस वाकई इनको ड्रॉप होना चाहिए था? बिल्कुल, और उसकी वजह भी उन्होंने बताई कि एक तो उनके इंजरी मसाइल हैं जो कि काफ़ी अरसे से सामने चले आ रहे हैं, बाकी ये कि वो उस तरह से परफॉर्मेंस दे नहीं पाते, और तीसरी अहम बात जो चीफ सेलेक्टर ने ये की कि उनके फ़र्स्ट क्लास मैचेस नहीं हैं इतने ज़्यादा जिनकी बुनियाद पर वो उन्हें एक मरतबा फिर टीम में सेलेक्ट कर सकें। दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं हुए हैं। हारिस सोहेल की जगह मुझे लगता है कि शायद सऊद शकील, एक ऐसी पोजीशन सऊद शकील की है कि वो उसको लेंगे, या फवाद आलम पहले ही टीम में मौजूद हैं, तो इस वक्त उनकी जगह बनती नहीं है, जिस तरह की उनकी फॉर्म है, जिस तरह की उनकी फिटनेस है। ठीक। आसिफ, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। शाहिद हाशमी से जानते हैं कि शाहिद भाई, टीम का ऐलान हुआ, आपकी पॉइंट भी हमने लिया, आपने इसको बड़ा, आपका सवाल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था, तो अब क्या इस जो 20 रुकनी स्क्वाड है, इससे ओपनिंग का मसला हल होता है? क्या 16 रुकनी स्क्वाड में कोई ओपनिंग पेयर आप देख रहे हैं? ऐसा बड़ा पुराना मसला हो गया है कि हम अपना ओपनिंग का मसला, आपको याद होगा कि माजी में जब इमरान खान कप्तान हुआ करते थे, उस वक्त से लेकर अब तक हम ये देख रहे हैं कि ओपनिंग का मसला मुस्तकिल तौर पर जो है वो हल नहीं हो पाया। तो क्या इस स्क्वाड के ऐलान से आप समझ रहे हैं कि कोई ओपनिंग का मसला हल हो पाएगा? देखिए, अगर उन्होंने ये सोचा कि इमरान भट्ट को चांस देना है, जिन्होंने पिछले सीज़न में 943 रन बनाए थे, टॉप स्कोरर थे कायद आज़म ट्रॉफी के, अगर सोचा तो उनको डेब्यू देना चाहिए, वरना एक आम सी बात ज़्यादा ये लग रही है कि मिडिल ऑर्डर हैवी होगा और अजहर अली से ओपन कराने की कोशिश करेंगे। अजहर और आबिद ओपन करेंगे, 3 पे अगर सऊद शकील खेलें, या 3 और 4 पे सऊद शकील और बाबर आजम खेलेंगे, और फिर एक और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को जगह देनी पड़ेगी। तो ये टीम की सोच लग रही है। अगर इमरान भट्ट हैं तो उनको भी चांस देना चाहिए, डेब्यू करवाएं उनको। जब आप अपनी होम सीरीज़ होती है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा डेब्यू कराएं। आसिफ, आपने हारिस सोहेल की आपने बात की। आसिफ, तो हारिस सोहेल के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि हारिस रऊफ को जो खिलाया शामिल किया गया टीम में, तो हारिस रऊफ को फिर किस क्राइटेरिया में शामिल किया? क्या हारिस रऊफ ने डोमेस्टिक के बहुत सारे मैचेस खेल लिए हैं, या इन पे फ्रेंचाइजर के दबाव की वजह से ये टीम में आए हैं, या अपनी स्पीड की वजह से इनको टीम में लिया गया है? क्या ये मजबूरी है कि एक शख्स 3 आई थिंक फर्स्ट क्लास मैचेस ने खेले हैं हारिस रऊफ ने, और वो जब रेड बॉल से जो है वो खेलेगा, और चीफ सेलेक्टर कहते हैं कि जी हारिस जो है वो बेहतर है, और उनकी स्पीड की बड़ी तारीफ़ कर रहे थे? तो क्या ये तजाद नहीं है कि अगर हारिस सोहेल डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, उन्हें अब ड्रॉप करते हैं, तो हारिस रऊफ ने कौन सा डोमेस्टिक खेला है? किस बेस पे इनको लिया गया? रऊफ के हवाले से बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बहुत कम फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। पिछली
साल तो मैं आपको बताऊं, ये नॉर्दर्न जिसके चीफ सेलेक्टर जो आज चीफ सेलेक्टर हैं वो चीफ कोच थे नॉर्दर्न के, उनकी टीम में मौजूद थे हारिस सुहेल, लेकिन हारिस रऊफ़ ने फर्स्ट क्लास मैचों को फौकियत नहीं दी थी और वो जाके टी10 या टी20 जो अबू धाबी में हो रहा था वहाँ वो खेल रहे थे। उसके बावजूद उनको लेके आना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पीड के ऊपर गए हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसा बॉलर भी पाकिस्तान की, क्योंकि इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि वो फ्रेंचाइजर पे गए, लाहौर कलंदर का प्रेशर है। लाहौर कलंदर्स का प्रेशर है तो फिर लाहौर कलंदर्स के अलावा बाकी और भी टीम्स हैं उनका भी होना चाहिए। ये बहरहाल एक नुक्ता तो है जिस पर बात हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्पीड जो लगभग 150 मील फ़ी घंटा 150 किलोमीटर फ़ी घंटा वो गेंद करते हैं, शायद क्योंकि पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलर्स लिए हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा तेज़ बॉल करने वाला बॉलर नहीं है। शायद ये वजह है कि हारिस रऊफ़ को रखा गया। लेकिन क्या हारिस रऊफ़ 16 में आते हैं, क्या 16 के बाद वो 11 में आते हैं, अभी मराहिल बहुत ज़्यादा बाकी हैं। ठीक है आसिफ, आपकी बात बिल्कुल पॉइंट जो है वो क्लियर होता है। लेकिन शाहिद भाई, जो मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर उन्होंने जब ऐलान किया ताबिश खान के हवाले से, यकीनन हम सब उसके लिए बात करते थे कि ताबिश को खिलाया जाए, उसको टीम में लिया जाए। डोमेस्टिक का सबसे कामयाब हमारा फास्ट बॉलर है, कामयाब फास्ट बॉलर है। अब वो कि उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, उसको कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन मोहम्मद वसीम जो डोमेस्टिक पे बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, जो चीफ सेलेक्टर हैं, तो उन्होंने अब ताबिश को इस 20 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया है। लेकिन साथ साथ एक बात और उन्होंने कहा है कि जब मोहम्मद अब्बास को उन्होंने ड्रॉप किया है, तो मोहम्मद अब्बास को ड्रॉप करने पर जो है उन्होंने कहा है कि ताबिश उनके मुतबादिल साबित हो सकते हैं। तो आपको लगता है कि उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, या आप एग्री करते हैं इनसे? सोच है, और ताबिश ने यहाँ की विकेटों पे बड़ी विकेटें ली हैं, बड़े आउट किए हैं। 598 के करीब उनकी फर्स्ट क्लास विकेटें हैं। इस सीज़न में भी उन्होंने अच्छी खासी बॉलिंग की है, तो फाइनली उनको रिवॉर्ड मिला। 37 साल की उम्र में 6-7 साल उनके ज़ाया हुए, लेकिन उन्हें ए टीम के 2-3 टूर पर मौका मिला था जहां वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, और पिछले सेलेक्टर्स की तो किसी भी लिस्ट में नहीं थे। शुक्र ये है कि मोहम्मद वसीम ने ये कहा कि वो अब्बास का रिप्लेसमेंट है। हाँ, सही कह रहे हैं आप कि हारिस रऊफ़ जो है वो कितने ओवर करा लेगा। एक प्लेयर का स्टेमिना होता है, वो शॉर्ट क्रिकेट का प्लेयर है, लेकिन अब उसको रेड बॉल के लिए मुंतखब किया गया है। देखते हैं कि ग्राउंड में वो कैसे परफॉर्म करते हैं। शायद भी जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस 20 रुकनी स्क्वाड का ऐलान हुआ है, अगर आपको ये कहा जाए कि फाइनल 16 इसमें से इंतखाब करें, तो आपके ख्याल में वो कौन से 4 प्लेयर होंगे जो ड्रॉप हो जाएंगे, जिन्हें घर जाना पड़ेगा? देखिए 3-4 प्लेयर तो ज़ाहिर लग रहा है कि वो बाहर हो जाएंगे। जैसे नवाज़, अगर नोमान अली है तो नवाज़ का कोई काम नहीं है। अब्दुल्ला शफीक एक ही फर्स्ट क्लास मैच पे T20 में आपने उसको लिया और बेचारा नहीं चल सका न्यूजीलैंड में, वो बाहर हो जाएंगे। हारिस रऊफ़, मिक्स फीलिंग लग रही है मुझे कि हारिस रऊफ़ होंगे या नहीं होंगे, इसलिए कि एक बॉलर जो सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट है, जिसने वनडे भी इतनी क्रिकेट नहीं खेली, उसको आप 16 में नहीं रखें। बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब आपका भी, और आसिफ खान आपका भी, आपने हमें टाइम दिया। यकीनन नाज़रीन, आपने दोनों हमारे एक्सपर्ट्स की गुफ्तगू सुनी हुई, तो देखते हैं कि ग्राउंड में जो है रिज़ल्ट क्या आता है। क्या पाकिस्तान जो है तारीख़ रकम करता है, नई तारीख़ रकम करता है? क्या टेस्ट सीरीज़ और T20 सीरीज़ दोनों जीतता है? T20 सीरीज़ की टीम का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन जो टीम ऐलान की गई है उसमें रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो, अब तो टीम का ऐलान हो चुका है, और डिपेंड करता है कि जो 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान होगा वो जो है कहाँ जाकर वो परफॉर्म कर पाते हैं और कहाँ जाकर उनकी नज़रें ठहरती हैं। चूँकि जो है बॉलर्स भी इसमें शामिल हैं 4, स्पिनर्स भी इसमें शामिल हैं 4, और इसी तरीके से बैट्समैनों को भी एक तरतीब से रखा गया है। जो जिनको ड्रॉप किया गया है उनके लिए जो सबसे अहम बात यह है कि चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने उनको ड्रॉप करते वक्त उन्हें फ़ोन भी किया, उन्हें फ़ोन करके उन्हें बताया, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बताया, और उनको ड्रॉप करने की वजह भी बताई, और साथ साथ ये भी कहा कि डोमेस्टिक खेलें तो हम आपके लिए दरवाजे खुले हैं, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे ही जो है टीम में वापसी होगी। बड़ा पॉजिटिव मैसेज नए चीफ सेलेक्टर का खिलाड़ियों के लिए है। इससे पहले हमने देखते थे कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर जो हैं वो परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में जगह नहीं बनाते थे, और वो लोग जो टीम में मौजूद होते थे और उनकी जो है लास्ट सीरीज़ में कोई परफॉर्मेंस नहीं हो पाती थी, लेकिन इस जूम में होते थे कि उनका वो तो टीम में इन ही रहेंगे, वो टीम में मौजूद रहेंगे। लेकिन मौजूदा चीफ सेलेक्टर की पॉलिसीज़ को देख कर ये अंदाज़ा होता है कि शायद वो डिक्टेशन
कम लें। कम इसलिए कि डिक्टेशन तो लेना ही पड़ता है हमारी क्रिकेट में, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि चेयरमैन साहब अभी भी मुदाखलत करते हैं। मिसबाह को भी एक दो प्लेयर के हवाले से चेयरमैन साहब ने मुदाखलत की थी और उनसे कहा था कि ये हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, फिर ये टीम में क्यों है। हालांकि वो जो प्लेयर थे वो परफॉर्म भी कर रहे थे। तो देखते हैं कि 26 जनवरी से जो पहला टेस्ट कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, उसमें वो 16 फाइनल प्लेयर कौन से होंगे जो इस सीरीज़ का हिस्सा होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।